स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी स्टैटिकल ऑफिसर की जो आरपीएससी एसओ है उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं संगणक के साथ। साथ ही हम हिंदी में पाठ्यक्रम को भी समझेंगे। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो क्वेरीज है वो सिमिलर सी है कि संगणक के साथ हम आरपीएससी एसओ को कैसे डील करें। क्योंकि एसओ जो है एक बड़ा एग्जाम है और ऑफिसर पोस्ट है तो आपको पता है कि पेपर का जो तरीका रहेगा वो बहुत ही यूनिक रहने वाला है। ठीक है? ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के कुछ भी पूछ लिया, बहुत यूनिक सा पेपर आता है और आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बड़े एग्ज़ाम्स को हम कैसे डील करें। ये बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं और ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन देखते ही आपको क्वेश्चन का पता चल जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा-सा पेशेंस रख के आंसर करना पड़ेगा। अब हम सिलेबस की बात करें तो संगणक का और बात करें हम संगणक के साथ-साथ एसओ का सिलेबस कुछ-कुछ सिमिलर है, लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों पे बात करूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 मंथ्स की बात है और वैसे भी आपका जो है ये जो दीपावली गई है, दीपावली से लेकर आपकी जो होली तक का जो सफ़र है ना, वो बहुत कुछ तय करेगा कि आप कैसे आगे बढ़ने वाले हो और आगे आपकी जो है क्या तरीका रहेगा सिलेक्शन का। क्योंकि ये जो मंथ है, इनके अंदर पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये फ्री टाइम है। ऐसा टाइम जो इंक्लूड नहीं होता वैकेंसी के जो प्रिपरेशन में क्योंकि सभी फॉर्म भरने के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं और ये 2-3 महीने अपने आप को बूस्ट करने होता है, किसी कमज़ोर सब्जेक्ट में टाइम देने का समय है, ठीक है? फिर एकदम अचानक से आपको टाइम नहीं मिलता और आरपीएससी, एसओ के एग्ज़ाम्स तो आपके सर पर ही है। तो इसमें ये रहेगा कि आप लोग जो है पेपर को डील करना समझो एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करो साथ-साथ में। अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ठीक है? वो सबको पता है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का ऑलमोस्ट सभी को पता है और ये कर सकते हो आप हिस्ट्री ऑफ राजस्थान तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। यहाँ पे पूर्व और ऐतिहासिक स्थल है, क्रिश्चियन काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र है, प्रमुख राजपूत, प्रमुख शासक और उनके योगदान है, ठीक है? और भूल, सिसोदिया, चौहान और राठौड़ और कछावा वंश है, उनको आपको पढ़ना है। फिर मॉडर्न राजस्थान का उदय हुआ 19वीं-20वीं शताब्दी के अंदर मॉडर्न राजस्थान आपको पढ़नी है, रियासतों में प्रजामंडल वगैरह। फिर आप राजस्थान में सामाजिक जीवन जैसे मेले, त्योहार, सामाजिक परंपराएँ, रिवाज, वस्त्र और आभूषण और राजस्थान के व्यक्तित्व। कला के साथ कला में भी आपको करना पड़ेगा। ऑल ओवर राजस्थान कवर किया हुआ है वैसे तो, भाषा और साहित्य, धार्मिक जीवन और ये आपका ज्योग्राफी, ठीक है? जिसने राजस्थान जीके नहीं पढ़ा, वो ज्योग्राफी से अच्छे से शुरू कर सकता है क्योंकि ज्योग्राफी जो है, वो फिक्स है और इतना डीपली नहीं पूछा जाता, जितना डीपली हिस्ट्री पूछा जाता है। हिस्ट्री वास्ट है और आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री ये आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी ये इसके ऊपर आप सबसे पहले ट्राई कर सकते हो और कोशिश ये करना कि जितना हो सके अच्छे से पढ़ा जाए। जितना भी हो सके, जितने भी टॉपिक्स हो सके, वो आप अच्छे से पढ़ पाओ, है ना? ज्योग्राफी और कल्चर ये आपको समझ में आएगा। हिस्ट्री तो एक बार में समझ में नहीं आएगी, काफ़ी पेचीदा है, रिलेशनशिप वगैरह और इतने सारे जो एक साथ आ सकते हैं उनकी वजह से, ठीक है? फिर हम बात करें सेकंड पोर्शन की, यहाँ पे आपको पता है कि इसकी जो परीक्षा की स्कीम है ना, तो पाठ्यक्रम है, वो कैसे पूछा जाएगा? वो एक 40 नंबर का जो आपका राजस्थान जीके आता है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 नंबर का आता है, जबकि हम सब्जेक्ट की बात करें तो वो 110 का आता है। तो बड़ा पोर्शन रहता है इसमें भी और राजस्थान का भी बड़ा पोर्शन है कुल मिला के, लेकिन इसकी कट ऑफ कम जाती है तो आपको बहुत ही सोच समझ के आंसर करना पड़ता है। हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश में भी आपका सिलेबस है, लेकिन हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो बेसिक है ना, तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो पूछी जाती है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और ऑलमोस्ट जो है यहाँ तक, जैसे मैं बात करूँ कलेक्शन की, ये संगणक के अंदर है, क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी को यहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा करके दे रखा है, मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशन, मेरिट, डिमेरिट्स, ये यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक। ये सिर्फ़ आपकी क्या है सेंट्रल टेंडेंसी और जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स होती है। यहाँ पे डिस्पर्सन आ गया, रेंज, मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, देयर एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज़, मेरिट, डिमेरिट, मोमेंट्स। अब यहाँ से आप देखोगे मोमेंट्स का चैप्टर शुरू हुआ है। तो आगे यहाँ तक जो है ना आपको पूरा डिटेल्स में संगणक में भी दे रखा है। मोमेंट्स में आपको तीनों टाइप के मोमेंट्स दे दिए हैं। जैसे आपके रॉ मोमेंट्स हैं, सेंट्रल मोमेंट्स हैं एंड फैक्टोरियल मोमेंट्स हैं। तीनों टाइप्स के आपके दिए हुए हैं और स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस दिया हुआ है। ये आपके संगणक में भी है स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस ठीक है? यहाँ तक। फिर कोरिलेशन है, कोरिलेशन वाला पार्ट भी आपके संगणक में लगता है। प्रोबेबिलिटी नहीं लगता, आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जो प्रोबेबिलिटी है वो पढ़ सकते हो अच्छे से और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ सकते हो। नॉर्मल टॉपिक है, अगर आप पढ़ना कोशिश करोगे तो पढ़ जाओगे, ठीक है? आगे हम बात करें मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जिसने नहीं पढ़ रखा वो छोड़ सकता है इसमें। मल्टीवेरिएट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है आपको, टी स्क्वायर भी पढ़ना है, ठीक है? थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन पढ़ सकते हो, सिंपली थ्योरी वाला टॉपिक है। आपको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, ठीक है? राव इनक्वालिटी, ब्लैक वेल थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर जो स्टूडेंट सिर्फ संगणक के साथ इस एग्जाम को देना चाहता है, वो एक्स्ट्रा कुछ ट्राई करने की कोशिश भी ना करे क्योंकि देखो, आपका यहाँ से लेकर ये पोर्शन पूरा हो सकता है, ये पूरा हो सकता है। फिर आप आगे देखोगे कि ये जो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन है, ये भी थोड़ा आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? पूरा तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये भी अगर स्टूडेंट एसओ की ही तैयारी कर रहा है तो ये कर सकता है। नॉन पैरामेट्रिक जल्दी से समझ में नहीं आएगा। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, ये संगणक के अंदर भी है, तो आपके संगणक के अंदर वाला भी आएगा, ठीक है? और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आपके नहीं लगता इसके अंदर जो आपका संगणक है उसमें नहीं लगता, ठीक है?
मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के। टाइम सीरीज़ एनालिसिस है, ये आप कर सकते हो, ये संगणक में भी लगता है, इंडेक्स नंबर भी लगता है, ठीक है? इंडेक्स नंबर भी लगता है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स लगता है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा लगता है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स लगती है, पब्लिक फाइनेंस लगता है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपके नहीं लगती, इसको छोड़ सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो ये टॉपिक छूट रहा है आपका, ठीक है? अगर हम पीछे चलें और स्टैटिस्टिक्स में भी आपके ज़्यादा टॉपिक्स नहीं छूट रहे, स्टैटिस्टिक्स में आपके 2 टॉपिक्स ये टूट रहे हैं, टोटल 3 हो गए, आपका मल्टीवेरिएट छूट रहा है, 4 टॉपिक, ठीक है? नॉन पैरामेट्रिक वाला 5 टॉपिक और ये 6 टॉपिक, यानी और ये 7 टॉपिक। ठीक है? 7 टॉपिक आपके यहाँ पे छूट रहे हैं, अगर हम स्टैट्स और इकोनॉमिक्स की बात करें तो, ठीक है? हाँ, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखें, तो ये अलजेब्रा और कैलकुलस और ये सारी चीज़ें ना, ये बहुत ही पेचीदा रहेगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये वगैरह, ठीक है? तो इनको जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, वो तो बायकॉट करके चले एकदम से, उनका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे भी आपका ये 5 टॉपिक जो है ना मैथ वाले, ये आप नहीं कर पाओगे और ट्राई भी मत करना मेरे हिसाब से। फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको अच्छे से ट्राई करो। अब देखो, पेपर का सिनेरियो ये तो सिलेबस था, अब पेपर का सिनेरियो कैसा बैठेगा, वो चीज़ हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये आपके हैं कंप्यूटर के, ठीक है? इसमें कौन-कौन सी चीज़ें दे रखी है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है? मैं अपलोड कर दूँगा। कैलकुलस है, भारतीय अर्थव्यवस्था आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कर सकते हो, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज़ भी होगा, इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रहेगी इस एग्ज़ाम्स को देखते हुए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि एक तो ये 40 नंबर, ये 40 नंबर है ना, इसमें से आप जो है जितनी मेहनत करोगे उतना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ पे 110, आप ये मान के चलो कि आप लिए ये 110 का पेपर ही नहीं है, ये आपका 80 का लिए ही पेपर है। मान लो 30 नंबर का आपको नहीं आ रहा, आपने छोड़ दिया वो टॉपिक, तो कम से कम आपको 120 में से अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? 120 में से भी आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 120 में से भी आप 80 नंबर ला लेके आते हो, तो ये एक अच्छा स्कोर हो जाएगा इस एग्ज़ाम को देखते हुए। क्योंकि इसमें सभी ना, कोई भी इतना पारंगत नहीं है कि भी मतलब सब कुछ करके आ जाए, है ना? ठीक है? तो ये भी आपका 50% से ऊपर रहेगा। ये भी क्या रहेगा? आपका 50% से ऊपर रहेगा और अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है? लगभग आपका 52-53% हो जाएगा और ये अच्छा स्कोर होगा इस बिहाफ़ पे। लेकिन कोशिश ये करनी पड़ेगी, देखिए हमने कितना कितना कुछ छोड़ा है। देखो, आपके वो टॉपिक्स हट गए जो आपको नहीं आते। वो टॉपिक्स हट गए, उसमें से हमने 120 लिया और 120 में से भी हमने ये बोला है कि 40 नंबर का आपको स्कोर नहीं करना, आपको डायरेक्ट 80 पे ट्राई करना है। ठीक है? अगर हम बेटर कर पाए तो 100 में तो आपका ज़्यादा वो रहेगा, श्योरिटी रहेगी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद की जो प्रोसेस है, वो भी रहेगी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 10% जो है ना, आपको कॉलेज जो है ना, सारे फिल करके आने हैं। अगर आप 10% से ज़्यादा सर्कल फिल नहीं करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 1/3 सबसे फ़ियरेबल चीज़ जो है, वो क्या है कि 1/3 जो स है आपका मार्क्स कटने वाला, ये सबसे फ़ियरेबल है। देखिए, 1/3 का मतलब ये है कि आपने अगर कुछ भी गलती करी, जैसे मान लो कि आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, हालाँकि 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो नहीं होंगे आपसे, लेकिन फिर भी आपने मान लो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो आपका जो अगर आपने 40-30 क्वेश्चन भी गलत करे, तो आपके 40 सीधे डायरेक्ट कट जाएँगे, ठीक है? वो 80 पे आ जाएगा। यानी आपके पास उम्मीदें टूट जाती है। अगर इसमें से आप डायरेक्टली 90 सही करें, 1-2 गलत हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जो जितने करने हैं उतने बहुत ध्यानपूर्वक सही करने हैं, क्योंकि पॉइंटों से सिलेक्शन रुकता है। 0.75 से, 0.33 से, ये सारे वो मार्क्स होते हैं जो हमने कहीं न कहीं एक क्वेश्चन गलत करने की वजह से जाते हैं। एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब ये होता है, एक क्वेश्चन है वो उसके मार्क्स कटेंगे प्लस आपका 0.33 का नुकसान भी होगा। ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और संगणक के स्टूडेंट को लिए मैं यही बोलूँगा कि डील करें एमसीक्यूज़, उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है? अब जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज़ का डील करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? जो स्टूडेंट फेस नहीं कर पा रहा टेस्ट वगैरह या फिर जो स्टूडेंट एमसीक्यूज़ जो है प्रैक्टिस कर रहा है उसको फेस नहीं कर पा रहा, तो उसका थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चाहे आप लाख थ्योरी पढ़ लो, कुछ भी नहीं होना, ठीक है? आपके पास अगर आप टेस्ट नहीं देना चाहते, आप जैसे मान लो कि जैसे भी 50 क्वेश्चन करवाए किसी ने, ठीक है? वो 50 क्वेश्चन आपने देख लिए, सॉल्यूशन देख लिया, अच्छा है, ठीक है? उसके बाद उसकी जो शीट है ना, वो भी आप सोल्व करो। कम से कम 5-6 बार सोल्व करो उसको। डेली उठ के वही क्वेश्चन सोल्व करो, तो वो क्या होता है कि एक तो फ़ियर खत्म होता है। एक हमें समझ में आता है कि हम जो जिस टीचर ने करवाया है, उसको हम कर रहे हैं, हमारा दिमाग कैसे चल रहा है, ठीक है? क्या एक्स्ट्रा इफेक्ट हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी डिटेल रहेगी और बाकी कोई आपका कोई क्वेरीज़ है, तो आप कमेंट ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक ज़रूर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।